हमारे पास एक ये टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर प्रसव एवं दुग्ध स्राव के बारे में दिया हुआ है और एक इसके बाद एक और टॉपिक जो है जो हमारे कुछ बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर लिंग निर्धारण का एक टॉपिक छूटा हुआ था। जब इसके अंदर पहले बात करते हैं प्रसव और दुग्ध स्राव जो कि मादा के जनन का सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है, अंतिम वाली जो क्रियाएं होती है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक मादा के अंदर जो अंतिम जब गर्भ धारण की अवधि समाप्त होने लगती है तो उस गर्भ धारण की अवधि के बाद किस प्रकार से प्रसव की क्रियाएं होती है और किस प्रकार से उसके अंदर दुग्ध स्राव की क्रियाएं होती है। ये दोनों की दोनों क्रियाएं जो है ये हमारे बताया जाता है कि न्यूरॉन एंडोक्राइन बेस्ड सिस्टम होता है, यानी इसके अंदर हमारे अंतस्रावी ग्रंथि और साथ ही साथ हमारा न्यूरॉन्स जो है यानी तंत्रिका तंत्र, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संलिप्त है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और इस दोनों के कारण ही ये क्रियाएं हो पाती है। कहते हैं कि मानव में सगर्भता की औसत अवधि यानी अगर गर्भधारण करने की एक अवधि का बात करें तो वो 9 महीना 5 दिन या 9 महीना 10 दिन के आसपास हमें देखने को मिलता है, जिसे हम गर्भ अवधि के नाम से या जेस्टेशन पीरियड या इंग्लिश में गेस्टेशन पीरियड के नाम से हम लोग जानने का काम करते हैं। आगे बताया जाता कि जब गर्भधारण का अंत समय आता है तो गर्भाशय के अंदर जो हम 3 दीवार पढ़े थे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इन तीनों के अंदर जो मायोमेट्रियम होता है उस मायोमेट्रियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार की एक जोरदार वहां पे संकोचन देखने को मिलता है जो कि एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है और वो रिफ्लेक्स ये जनरेट करके कहना चाहता है कि गर्भ धारण का टाइम पूर्ण चुका है और अब प्रसव होने की क्रियाएं हो। इसके लिए जोरदार संकुचन के कारण वो गर्भ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। हालांकि हम तुमको एक बात बता देते हैं कि गर्भ के अंदर जो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि मान लो कि ये गर्भाशय का दीवार है तो ये गर्भाशय के दीवार के अंदर यहाँ पर जो बेबी जो होता है वो बेबी जो जन्म लेता है तो ये यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, ये एक तरल पदार्थ रहता है जिसको एम्नियोटिक फ्लूइड के नाम से हम जानने का काम करते हैं। उस एम्नियोटिक फ्लूइड का ही जो द्रव होता है वो समय में बताया जाता है कि सिक्रेशन करने लगते हैं, स्राव करने लगते हैं। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव या पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी यानी न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि के द्वारा प्रेरित करता है और प्रसव के लिए ये संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होती है जो हल्के माइल्ड्स यानी गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण परिवर्तन यानी फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। यानी जब गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो गर्भ के विकसित होने के बाद गर्भाशय के दीवार से साथ ही साथ जो प्लेसेंटा जुड़ा रहता है उस प्लेसेंटा से एक माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचता है कि गर्भ का पूर्ण रूप से अब समय जो है वो कंप्लीट हो चुका है और प्रसव की क्रिया अब होना है और इसलिए के आप जो है अपना सारा बंदोबस्त कर लीजिए, आप सही जगह अपना चले जाइए ताकि बेबी जो जन्म ले तो वो बेबी जो जन्म ले तो पूर्ण रूप से स्वस्थ ले, पूर्ण रूप से बेहतर ढंग से ले। इस चीज के लिए वहां पर दो, एक तो हमारा कौन सा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म और एक जो होता है वो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी फीटल का मतलब गर्भ, इंजेक्शन का मतलब रिफ्लेक्स का मतलब हमारे पास एक मैकेनिज्म जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुमको इस जगह पे मारा जाए तो ये वाला हाथ जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा आगे, घुटना पे मारा जाए यहाँ पर अगर मारा जाए तो खुद हमारा ये वाला भाग क्या होगा आगे। तो ये हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है तो वही फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से उस जगह पे भी देखने को मिलता है और यह मातृ के पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन
जो हार्मोन ऑक्सीटॉसिन के नाम से जाना जाता है, जिसे बताया जाता है पार्चुरेशन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, जिसे के कारण बताया जाता है कि उस माँ के शरीर के अंदर और खास करके उसके गर्भ के मायोमेट्रियम पे खास करके उसके जो स्तन है, ब्रेस्ट जो है, उसके सेल के अंदर जोर जोर से क्या होने लगता है, इस वजह से संकुचन होने लगता है। और अगर ये ऑक्सीटॉसिन उस समय रिलीज ना हो तो उस गर्भ को बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। क्या बताया जाता है कि ऑक्सीटॉसिन निकलने की क्रिया को फिर वहां पे क्या कर दिया जाता है, एक्टिव कर दिया जाता है, और ये ऑक्सीटॉसिन उस गर्भाशय के पेशी पे कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय का संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटॉसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है, एक्साइट करता है, और गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटॉसिन के स्राव के बीच लगातार ये स्टिमुलस रिफ्लेक्स के कारण ही यह संकुचन और तीव्र होता है और यह तीव्रतर होते जाता है, जिससे शिशु मां के गर्भाशय से उस जनन नाल के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर। अगर ऑक्सीटॉसिन उस समय में ना निकले, ये हार्मोन अगर डिसबैलेंस रहे, तो गर्भाशय से वो प्रसव की क्रिया होने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में ही अभी के दौर के अंदर बहुत सारी महिलाओं को डॉक्टर के पास एडमिट करना पड़ता, क्योंकि पहले जो हम लोग की माताएं बहनें सब थी, वो इतना ज्यादा कार्य करती थी, उसका शरीर इतना ज्यादा फिट रहता था कि सारा का सारा हार्मोन सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से निकल रहा था। अभी के दौर में ये चीज जो होता है वो थोड़ा सा अल्टरनेट हो चुका है, और कभी कभी बताया जाता है कि ऑक्सीटॉसिन जब नहीं निकलता है तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उसके कारण से सिजेरियन करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन करके उस बच्चा को बाहर निकालना पड़ता है। मेन रीजन है कि ऑक्सीटॉसिन का रिलीज सही से नहीं हो पाना। और ये जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही ऑक्सीटॉसिन का एक सुई दिया जाता है। ऑक्सीटॉसिन के सुई देने के कारण शरीर के अंदर संकुचन की क्रियाएं बढ़ती है, तो गर्भधारण आराम से हो सकता है। लेकिन अभी के दौर में डॉक्टर सब इसको क्या बना लिया, मोहरा बना लिया। अभी के दौर में आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको सीधा ऑपरेशन लिखेगा। रीजन, क्योंकि ऑपरेशन से उसको पैसा बनता है, नॉर्मल डिलीवरी भी रहेगा, फिर भी वो उसको उसी तरह से करता है, जिसके कारण सही ढंग से माँ के अंदर पेन नहीं हो पाता, जिसको लेबर पेन के नाम से जानते हैं। हालांकि सारा कंडीशन सही नहीं, कुछ कंडीशन में डॉक्टर सही रहता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में डॉक्टर आजकल, डॉक्टर क्या खुद वो मैये वैसी है, जो कि उस समय में काम करना चाहिए, उस समय में अपना शरीर को सही ढंग से देखभाल करना चाहिए, उस समय भी चोमो अरगरे बरगर पर जिंदगी जिएगी, या उसके अंदर वो चीज रिलीज ही नहीं होगा तो फिर उसके अंदर टेंशन बनता है। ये कोनो ये वाला चीज नहीं है, अभी के दौर में ज्यादातर देखने को मिलता है। और थोड़ा सा वो गलती तुम्हारे घर वाला को 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और कभी कभी कि बच्चा डेथ के रूप में भी मिलता है। तो ये हम लोग का खुद का ज्यादातर आजकल का टेंशन है। यानी ये प्रसव क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, और शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही वो जो प्लेसेंटा होता है, जो बाहर निकलता है उस गर्भाशय से, उसको बाहर निकल जाता है और फिर उसको डॉक्टर के द्वारा कट किया जाता है। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देता है? तो वही ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? फिर आगे बताया गया है कि बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन उस बच्चा को तुरंत उसके माँ का बताया जाता है कि एक गाढ़ा दूध, जो अपने लोग के भाषा में खिरसा के नाम से जाना जाता है, वो बहुत जल्द ही उस बच्चा को स्तनपान के रूप में दिया जाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि वहां पर तुरंत उस ऑक्सीटॉसिन के वजह से वो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो जो स्तन की ग्रंथियां होती है, वो तुरंत एक्टिवेट होता है, और बताया जाता है कि सागरता के दौरान कई प्रकार का बदलाव शरीर में आता है, और अंत तक उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और यह प्रक्रिया दुग्ध स्राव काल लैक्टेशन के नाम से जानने का काम करता है। हालांकि एक और हार्मोन यहाँ पर, एक और हार्मोन कौन सी? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन? स्तन के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा दुग्ध बनता है। क्या बनता है? दुग्ध। और ऑक्सीटॉसिन के वजह से उसके अंदर से वो रिलीज होता है। मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार होता है, लेकिन मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटॉसिन
जिम्मेदार होता है, तो बताया जाता है कि वो क्रिया लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये अम्मा को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति करने में मदद कर देता है। दुग्ध स्राव के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम प्रथम स्तन्य या खीस या कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। ये कोलेस्ट्रॉम उस बच्चा के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर उस बच्चा के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो सारा का सारा चीज अवेलेबल होता है। खास करके बताया जाता है कि इस दूध के अंदर उससे लड़ने के लिए जो हमारे पास इम्यून सिस्टम का इम्यूनाइजेशन IgA कौन सी ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये एंटीबॉडी उसके अंदर देखने को मिलता है जो बच्चा को इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और हम इसको किसके नाम से जानते हैं? कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षा एंटीबॉडी तथा मौजूद उसके अंदर रहता है, जो उस नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए एक परम आवश्यक तत्व के रूप में जाना जाता है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक उस शिशु का स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी मादा होती है जो कि अपने बच्चे को दुग्ध स्राव का काल उसका सही नहीं रह पाता, यानी स्तनपान नहीं करा पाता। उसके लिए भी उसके अंदर का हार्मोन का डिसबैलेंस होना, उसके खान पान का के अंदर इरेगुलरिटीज आना, ये सारी मुख्य समस्याएं देखने को मिला है। और बताया जाता है कि इसलिए कि हम जब इस टाइम में या कोई भी मादा जब इस टाइम में रहता है तो उस दौरान उसके बॉडी का देखभाल, उसका खान पान का बेहतर होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। टॉपिक और है हमारे पास, और इस टॉपिक को हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे एक चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम होता है लिंग निर्धारण। कौन सा ये टॉपिक होता है? इस टॉपिक के बारे में यानी लिंग निर्धारण के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें ये चीज कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जब युग्मनज बना था तो उस युग्मनज के अंदर ऐसा कौन सा कंडीशन था जिस कंडीशन के वजह से वो युग्मनज जब भ्रूण में डेवलप करेगा तो चाहे वो या तो क्या बनता है, लड़का बनता है, या तो वो क्या बनता है, लड़की। यानी इस युग्मनज में ऐसा कौन सा क्रियाएं होती है जिस क्रियाएं के कारण क्या जो शिशु जो होता है वो या तो नर बनेगा या तो क्या बनेगा, मादा बनेगा। इस चीज के लिए बताया जाता है कि कहीं ना कहीं बेसिकली उस युग्मनज के अंदर जो जीन होते हैं उस जीन के अंदर एक गतिविधि हमें देखने को मिलती है जो लिंग का निर्धारण करता है। बताया जाता है कि ये जो जीन होते हैं, ये जीन के अंदर अगर एक चीज जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ होगा कि उसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं, और उस क्रोमोजोम के अंदर जो क्रोमोजोम का टाइप होता है, उस क्रोमोजोम के टाइप के अंदर एक जीन होता है हमारा, उस जीन को बोलते हैं मास्टर जीन। कौन जीन? मास्टर जीन। लेकिन फिलहाल उससे पहले जब इस चीज को देखते हैं तो लिखा हुआ है कि शिशु के लिंग निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए जब हम यहाँ तक पहुंचे तो पता चला कि स्त्री में जब युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज के अंदर जब गुणसूत्र, या बेसिकली अगर हम ये बात जानते हैं कि एक लड़की के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है, और एक लड़का के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। वो क्या होता है? तो गुणसूत्र XX तथा पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। ये XY वाला जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र के अंदर ही मास्टर जीन होता है, और वही मास्टर जीन जो होता है उसके अंदर एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी TDF वाले जीन देखने को मिलता है। कौन वाला जीन? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। कौन सी बोला गया? कौन चीज? यानी ये जो टेस्टिस यानी विल्सन को डिटरमाइनिंग फैक्टर वाला ये जो जीन होता है, ये जीन Y क्रोमोजोम पे होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? X क्रोमोजोम और Y क्रोमोजोम ये गुणसूत्र का टाइप है। X क्रोमोजोम नॉर्मली होता है, जबकि Y क्रोमोजोम जो होता है वो छोटा क्रोमोजोम होता है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो क्या बताएगा कि पुरुष के अंदर XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा जब
अंडाणु का निर्माण होता है तो उस अंडाणु के निर्माण में अगुणित युग्मक के रूप में एक्स लिंग वाले गुणसूत्र मौजूद होते हैं। जबकि शुक्राणु का जब निर्माण हो रहा होगा तो शुक्राणु के अंदर जब युग्मक बन रहा होगा तो उस युग्मक के अंदर या तो एक्स वाला गुणसूत्र होगा या तो वाई लिंग वाला गुणसूत्र होगा। हालांकि इससे पहले हम ये बात तुमको बता देना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के अंदर का अगर बात करें तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम होता है वो कितना होता है, 46 होता है। इस 46 और ये 46 यानी अगर हम बात करें तो नर के शरीर में भी 46 और मादा के शरीर में भी बोलो कितना, 46। लेकिन इस नर के युग्मक के अंदर का बात करेंगे तो इस युग्मक के अंदर बोलो कितना आएगा, 23। कितना आएगा? इसके अंदर भी जब युग्मक के बारे में हम बात करेंगे तो बोलो इसके युग्मक में भी कितना आएगा, 23। अब एक बात तुम ही बताओ, जब हम इसके अंदर का बात करते हैं इसके गुणसूत्र का इसके गुणसूत्र का, तो 46 गो गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, 44 गो गुणसूत्र एक टाइप का होता है और 2 गो जो गुणसूत्र होता है वो एक टाइप का होता है। ये 44 को गुणसूत्र जो होता है हम उसको किसके नाम से, ऑटोसोमल के नाम से, किसके नाम से, ऑटोसोमल के नाम से हम जानते हैं। जबकि इसको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से हम जानने का काम करते हैं। हमारे पास ये ऑटोसोमल गुणसूत्र और हमारे पास जो है लिंग गुणसूत्र मौजूद होता है। ये ऑटोसोमल गुणसूत्र जो होता है ये सब एक जैसा होता है, चाहे नर का बात करेंगे चाहे मादा का बात करेंगे, ये जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्र का तो ये किसके अंदर, फिर से अगर हम मादा के अंदर का बात करेंगे तो ये सिर्फ एक्स में रहेगा, लेकिन नर के अंदर का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XY। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये 44 गो में जब युग्मक का निर्माण बनता है तो युग्मक के निर्माण में 22 गो तो हमारे पास ऑटोसोमल गुणसूत्र है। जबकि युग्मक के अंदर का बात करेंगे तो 22 प्लस XY होगा और इसके अंदर का बात करेंगे तो 22 प्लस क्या होगा, X होगा। यानी ये जो होता है 22 क्रोमोसोम ये फिक्स है, ये दोनों में समान होता है जो शरीर का रचना करता है। किसका रचना करता है? लेकिन लिंग का जो रचना करता है, लिंग का जो निर्धारण करता है वो करता है हमारा कौन, XX और XY। इसलिए कि जब ये युग्मक से युग्मनज की क्रियाएं होती है, किसका, तो युग्मक के अंदर, इस युग्मक के अंदर या तो क्या आएगा, एक X आएगा या क्या आएगा, Y आएगा। लेकिन इसके अंदर जब भी आएगा तो वो क्या आएगा, X और X ही आएगा। तो क्या होता है कि मान लो कि हमको पता नहीं कि युग्मक के अंदर क्या आया, क्योंकि जब शुक्राणु जा रहा था तो शुक्राणु को जांच करके ये नहीं देखे कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो लड़का वाला है कि लड़की वाला, और अभी तक इसका कोई भी इधर उधर वाली चीजें होना नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास ये सेट होता है तो मान लेते हैं कि अगर एक्स वाला गया होगा, इससे बनने वाला जो होगा वो ये होगा। यानी लिंग जो निर्धारण होगा किसके अंदर, संतान के अंदर, तो वो क्या होगा, ये वाला होगा। या वाई वाला अगर इससे जाके मिला होगा तो ये वाला होगा। या एक और वहां पे हमारे पास बचा, ये एक्स जो है इसके साथ गया होगा तो भी ये हुआ होगा। ये वाई जो है ये इसके साथ गया होगा तो वो ये होगा। यानी अगर युग्मक के अंदर बात करें तो युग्मक के अंदर ये दोनों में से कुछ हो सकता है। इधर भी जो युग्मक है उसके अंदर से ये दोनों में से कुछ होगा। इसमें से तो फिक्स है एक्स होगा। क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्र एक्स है। किसके अंदर, मादा के अंदर। इसलिए के मादा कभी भी लड़का या लड़की के जन्म पे उसका जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार होता है तो कौन होता है, हम लोग का नर होता है। लेकिन पिसाती कौन है, तो मादा। क्योंकि हमारी बूढ़ी माता सबका ज्ञान ऐसा है कि अगर कोई भी हुआ या ज्यादा बेटी हो रही है तो हमारे समाज में किसका प्रॉब्लम है, मादा का प्रॉब्लम है। जबकि ऐसा नहीं है, मादा के अंदर सेम टाइप का क्रोमोसोम होता है और लड़का हो या लड़की इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा जिम्मेदार होता है, नर, क्योंकि उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, या एक्स और वाई। और एक्स जब होता है तो उससे क्या बनता है, मादा बनता है। जबकि नर जो होता है उसके लिए XY जिम्मेदार होता है। इसलिए कि जब भी किसी के घर में कोई भी संतान पैदा होता है तो उसमें 50% चांस जो है वो मादा होने का है और 50% चांस जो होता है नर होने का। अगर सब कुछ सही रहे तो
नहीं तो तीसरा भी आजकल आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है या तो नर बनेगा या तो मादा बनने की टेंडेंसी होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो पुरुष होता है, मादा कहीं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। बस हम लोग के समाज में उस मादा को मोहरा बना के देखने का काम करता है, और वो भी बूढ़ी सभी करती है। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र होता है और 50% शुक्राणु में वाई लिंग गुणसूत्र होता है। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात जब युग्मनज का निर्माण होता है तो उसका युग्मनज का गुणसूत्र या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है जो लिंग गुणसूत्र की संभावनाएं होगी। यही तक नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन उस अंडाणु को क्या क्या निषेचन करने का काम करता है। जैसे युग्मनज में अगर एक्स एक्स रह गया तो वो एक्स गुणसूत्र होंगे और वो मादा शिशु लड़की के रूप में जन्म देगी, जबकि अगर एक्स वाई वाला गुणसूत्र उसके अंदर होगा तो वो शिशु में किसको जन्म देगा, लड़का को विकसित करने का काम करेगा। और इसके बारे में हम ज्यादा चीज का जानकारी कहाँ लेंगे, 5वां चैप्टर में लेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता पे होता है, ना कि माता पे होता है। इसलिए कि हमारे समाज में इस मादा पे होने वाले अत्याचार को रोका जाए, और ऐसा कुछ हो तो थुथुन पे जाके मारा करो।